नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट 1 और ये प्रैक्टिस सेट किस अध्याय का है, तो ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वह शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन से संबंधित है। तो हमने पिछली वीडियो में शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की पूरी व्याख्या कर दिया था एक ही वीडियो में। उसके बाद हम उससे के अकॉर्डिंग यानी कि उससे अकॉर्डिंग जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन प्रश्नों की अब मैंने सीरीज स्टार्ट कर दिया है। अगर आप प्राइमरी सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो 10 नंबर का पार्ट आता है शिक्षण कौशल के अंतर्गत, और उस शिक्षण कौशल के अंतर्गत जितने भी टॉपिक आते हैं उन टॉपिकों को मैं बारी बारी से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो अगर आप इस 10 नंबर की मजबूत करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए आज हम चलते हैं प्रश्न नंबर 1, और प्रश्न नंबर 1 है मूल्यांकन की प्रविधियाँ। मैं पहले बता चुका हूं कि पिछली आप थ्योरी को पहले वीडियो वाली देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप इन प्रश्नों को लगाइएगा, तब आपके प्रश्न अच्छे सही होंगे। लेकिन अगर आप इस तरह लगाएंगे तो तुक्का लगाना ही आपका काम होगा। तो चलिए, आप ज़्यादा समझदार हैं, हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर 1 पर, और मूल्यांकन की प्रविधि है। तो मूल्यांकन कैसी प्रविधि है ये प्रश्न पूछ रहा है। विकल्प आप लोगों के सामने है, इसका उत्तर भी दिख रहा है आप लोगों के लिए, इसीलिए आप लोग सी को मारा। मूल्यांकन जो है गुणात्मक और परिमाणात्मक या मात्रात्मक होता है, ठीक। लेकिन मापन अगर पूछ दे तो वो सिर्फ मात्रात्मक होता है, उसमें मापा जाता है, ठीक। अंक प्रदान किया जाता है मापन में, लेकिन मूल्यांकन में ऐसा नहीं, ठीक। वही चीज ये व्याख्या में बताया गया है, तो इस व्याख्या को पढ़ने का कोई मतलब नहीं, समय बर्बाद करेंगे, ठीक। अब चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है जो व्याख्या आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगी। देखिए सॉरी, इसका भी मैंने उत्तर आप लोगों को दिखा दिया, ध्यान नहीं दिया। तो चलिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सभी विशेषताएं होती है। विश्वसनीयता होना चाहिए, वैधता होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न की, ठीक। तो यही चीज यहाँ भी कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा दूसरा का। अब अगले प्रश्न से मैं ध्यान दूंगा, आपको उत्तर पहले नहीं दिखाया जाएगा। चलिए, तो दूसरा अब आ गया है प्रश्न आप लोगों के सामने। भाषा की अभिव्यक्ति एवं रचना का मापन करते हैं। भाषा की अभिव्यक्ति एवं रचना का मापन करते हैं तो आप कैसे करते हैं? तो उसका मापन की अगर हम बात करें तो अभिव्यक्ति, जैसे आप बोलते हैं किसी भी चीज को और कोई रचना नया नया तरीका का रचना करते हैं तो उसका मापन आप कैसे कर सकते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न से या निदानात्मक प्रश्न से या दोनों से? तो इसका जो विकल्प सही होगा बी वाला विकल्प निदानात्मक प्रश्नों से हो जाता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में तो सिर्फ आपको एक उत्तर देना होता है, लेकिन निदानात्मक परीक्षण में देखिए ये जो प्रश्न है, हाँ बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। निदानात्मक परीक्षण में, निदानात्मक परीक्षण का मतलब ये हुआ, देखिए यहाँ पर निबंधनात्मक होना चाहिए लेकिन निदानात्मक रहा तो चलिए ठीक है, ये भी सही रहेगा, निदानात्मक भी सही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा तीसरा का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर चौथा पर। निबंधनात्मक भी होना चाहिए लेकिन निदानात्मक भी दिया है तो वो भी प्रश्न के अकॉर्डिंग सही होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला ही सही होगा। चलिए, अगर निबंधनात्मक होता जैसे यहाँ पर देखिए निबंधात्मक दिया है तो उसी तरह वहाँ निबंधनात्मक होना चाहिए, निबंधनात्मक दे दिया है तो वो भी सही होगा बी वाला। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 करा कि उद्देश्य केंद्रित परीक्षा होती है। उद्देश्य केंद्रित परीक्षा होती है, कौन कौन सी होती है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है। तो जो उद्देश्य केंद्रित परीक्षा की अगर हम बात करें तो वो दोनों आ जाएगा इसके अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ वाले परीक्षा भी होती है, निबंधनात्मक भी होता है उद्देश्य केंद्रित परीक्षा। तो सी वाला विकल्प। अब इसकी थोड़ी व्याख्या देखते हैं क्योंकि काफी महत्वपूर्ण व्याख्या है इसकी। चलिए व्याख्या को देखते हैं क्या कह रहा है व्याख्या। व्याख्या कह रहा है कि वस्तुनिष्ठ और निबंधनात्मक परीक्षा उद्देश्य केंद्रित परीक्षा होती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, देखिए दोनों प्रश्न का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, तो वही बात यहाँ कहा गया है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा निबंधनात्मक परीक्षा लिखित परीक्षा के रूप में है। निबंधनात्मक परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक से संबंधित अभिरुचियों की जांच की जा सकती है, परंतु इसमें वैधता, विश्वसनीयता, निष्पक्षता का अभाव पाया जाता है। मतलब निबंधनात्मक प्रश्न में वैधता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता का जो है अभाव पाया जाता है, इसमें होता ही नहीं है। क्योंकि जो टीचर, जो जांचने वाला होता है वो अपने आधार पर उसका नंबर देता है, ठीक।
वो जितना लिखा रहता है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक। लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ये सभी पाए जाते हैं। उसका विपरीत होता है निबंधनात्मक प्रश्न का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यही चीज यहाँ पर समझा रहा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 5। अरे यार, इसका उत्तर भी दिख गया, सॉरी। चलिए, इसका उत्तर भी दिख गया आप लोगों को। भारत में छात्रों द्वारा शिक्षकों का मूल्यांकन कब से प्रारंभ हुआ था, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका उत्तर आप लोग देख लिए हैं, तो इसकी क्या हम बताएं। सी वाला गलती हो जा रही है बार बार। 5वां का सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर उत्तर आप लोग पहले ही देख चुके हैं। चलिए, इसको थोड़ी व्याख्या भी देख लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण दिख रही है हमको व्याख्या। अब देखिए, पहली चीज, भारत में छात्र द्वारा शिक्षकों का मूल्यांकन 1970 से प्रारंभ हुआ था। आप किन किन आधारों पर मूल्यांकन कर रहे हैं उसको देख लेते हैं। शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विद्यार्थियों के परीक्षा फल का निर्धारण, शिक्षार्थियों द्वारा शिक्षक के कार्यक्रम का निर्धारण, शिक्षार्थियों द्वारा निरीक्षकों द्वारा मूल्यांकन का क्रम निर्धारण, प्रधानाचार्य द्वारा मूल्यांकन का क्रम निर्धारण, शिक्षा बोर्ड द्वारा मूल्यांकन का निर्धारण और समुदाय द्वारा मूल्यांकन का निर्धारण। तो इन आधारों पर आप किसी भी बच्चे का शैक्षिक मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक। अब चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है 6वां। इसका उत्तर नहीं दिखाऊंगा, ध्यान से ऊपर करूंगा। अब चलिए, 6वां प्रश्न करा कि सीखने के लिए आकलन। सीखने के लिए आकलन काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीखने के लिए आकलन, तो सीखने के लिए जो आकलन है वो अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प। लेकिन देखिए, अगर अगर और विकल्प की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग इसकी बात नहीं कहा गया है, इसीलिए इसका जो 6वां का विकल्प सही होगा, डी वाला विकल्प सही होगा। अब चलते हैं आगे। आगे चलने के बाद अगले प्रश्न पर देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह के समान है, डैश डैश के समान है। तो यानी कि देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण है, आकलन के अंतर्गत आता है। और जब आप आकलन करते हैं तो उसको कई आधारों पर, 3 से 4 आधारों पर आकलन किया जाता है, जो विकल्प में आपको दिए गए। सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, आकलन और सीखना और सीखने का आकलन होता है, ठीक। असेसमेंट इन लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग और असेसमेंट एक होता है, एक और होता है, याद नहीं आ रहा है, असेसमेंट ऐसे कुछ होता है इंग्लिश में। तो इसका जो विकल्प सही होगा वो होगा विकल्प सीखने के लिए आकलन, यानी ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। यानी कि जब कोई टीचर पढ़ा रहा है और उसका खुद ही आकलन कर रहा है तो वो सीखने के लिए आकलन कहते हैं, ठीक। वो खुद करता है, याद रखिएगा, वो खुद करता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको लगा लीजिएगा, ये पूछता है प्रश्न। तो ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। इस अधिगम सीखने के लिए आकलन इसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, वही बात यहाँ भी कहा है कि वह चीज सीखने के लिए। प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 भी महत्वपूर्ण है, काफी लंबा प्रश्न है भाई, छोटा करना पड़ेगा। चलिए, निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसमें से सत्य कथन आपको बताना है। तो सत्य कथन की बात करें तो रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है, संकलनात्मक हो सकता है एवं इसका प्रकार विपरीत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, 8वां का। इसका व्याख्या करना जरूरी है क्योंकि प्रश्न महत्वपूर्ण था। देखिए, रचनात्मक सत्य कथन है, रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक आकलन हो सकता है एवं इसका प्रकार विपरीत है। अर्थात रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है और इसके विपरीत भी हो सकता है। ये चीज को समझाना चाह रहा है ये वाला प्रश्न। तो बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9वां, और प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पूर्ण संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। देखिए, ब्लूम से पूछ दिया है, ब्लूम के पूर्व संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो कौन करता है? तो वो करता है कि एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण है। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण होता है मूल्यांकन।
ठीक, अब चलते हैं आगे और इसकी व्याख्या भी वही किया है। इस प्रश्न को भी बचाना है कि उत्तर मन देखिए सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना ब्लूम के पूर्ण संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो ध्यान में रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा इसका। उसी के साथ अगला प्रश्न, टी80 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसका मापन करता है? टी80 किसका मापन करता है? तो टी80 की अगर हम बात करें तो ये मापन करता है अभी क्षमता का मापन करता है। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा 10वां का। टी80, देखिए टी80 का उद्देश्य अध्यापक, थोड़ा इसको प्रश्न को सजा लेते हैं। टी80 का उद्देश्य अध्यापन के अभिक्षमता का परीक्षण करना होता है। अध्यापन के क्षमता का परीक्षण करना होता है। टी80 थेमेटिक एप्रेसेप्शन टेस्ट होता है जिसको प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण कहते हैं और इसका निर्माण डी मोर्गन व एम.एन. मुरे ने किया था। ठीक, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। यह जो टी80 परीक्षण होता है और यह परीक्षण किसका मापन करता है? तो व्यक्तित्व का मापन करता है, इंग्लिश में उसको कह सकते हैं अभिक्षमता का मापन करता है। ठीक, अगला प्रश्न है इसी के साथ है कि दर्पण चित्त परीक्षण किसको मापन हेतु प्रयुक्त होता है? जो दर्पण चित्त परीक्षण होता है वो किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? तो वो जो मापन हेतु प्रयुक्त होता है वो अधिगम अंतरण के मापन हेतु प्रयुक्त होता है। तो इसका भी विकल्प बी वाला ही होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये प्रश्न बन सकता है, तो इस प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। इसकी व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं। देखिए इसकी व्याख्या कर रहा है कि दर्पण चित्त परीक्षण अधिगम अंतरण को मापन हेतु प्रयुक्त होता है। दर्पण चित्त परीक्षण 1970 ई में मनोवैज्ञानिक गार्डोन जी गैलप जूनियर द्वारा विकसित किया गया था। मनोवैज्ञानिक परीक्षण है। इसका प्रयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि क्या गैर मानव प्राणी में आत्म पहचान की योग्यता है या नहीं। ठीक, गैर मानव प्राणी में आत्म पहचान की योग्यता है या नहीं। अब देखिए इसके प्रश्न से दर्पण का मतलब होता है आपका चेहरा देखना। खुद दर्पण में तो आप अपना चेहरा देखते हैं, तो अब ओकर मतलब उसका संकेत ये हुआ कि अपने अंदर झांकना, इसका सीधा सा संकेत हुआ कि आप अपने अंदर झांकिए और अपने आप को पहचानिए। इस प्रश्न का निष्कासन यही या उद्देश्य यही होता है दर्पण चित्र का। तो ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न 12वां प्रश्न है, क्लाउड पिक्चर टेक्स्ट निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो क्लाउड पिक्चर टेक्स्ट जो है किसके मापन में किया जाता है? तो ये भी व्यक्तित्व मापन में किया जाता है। बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं इसकी व्याख्या को देखते हैं। इसकी व्याख्या किया गया है भैया कि क्लाउड पिक्चर टेक्स्ट व्यक्तित्व मापन में प्रयुक्त किया जाता है। यह तनाव प्रदर्शन परीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण आदि के मापन के आधार पर व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है इसमें। तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। व्यक्तित्व का मापन किया जाता है क्लाउड पिक्चर टेक्स्ट में, ठीक, टेस्ट में। ठीक, तो बी वाला विकल्प। 13 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित से कौन सा शेष से भिन्न है? शेष से भिन्न है, आपको इसमें से बताना है। सभी तो टेस्ट करने वाले हैं, परीक्षण करने वाले सभी है, लेकिन एक इसमें से भिन्न है। तो कौन भिन्न है? तो जो भिन्न है वो है, कौन सा भिन्न है? तो रैनवे का परीक्षण जो है इसमें से भिन्न है। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। देखिए ये भी व्यक्तित्व का मापन 1650 व्यक्तित्व का ड्राइमैन परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है। रेनवे का परीक्षण जो है ये व्यक्तित्व का मापन नहीं करता है, ये किसका परीक्षण करता है? बुद्धि का करता है। तो हमारा विकल्प जो सही होगा वो सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ये किसका मापन करता है? बुद्धि का मापन करता है, याद रखिएगा। यहाँ पर लिखा भी गया है, देखिए ध्यान से कि रैवेन का परीक्षण बुद्धि का अशाब्दिक परीक्षण है और यह टी80 16 पीएच पर्सनालिटी जिसको फैक्टर कहते हैं 16-15 कैटल ने दिया था। इसको ध्यान रखिएगा, कैटल ने दिया था, कैटल ने दिया था। और ड्राइमैन परीक्षण जो व्यक्तित्व के परीक्षण का मापन करता है। अभी टेटी के ऊपर ही बात किया था, मूरे और मॉर्गन ने दिया था, याद रखिएगा टेटी परीक्षण का। तो ये थे हमारे जो 13 जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे
उसको हमने इस वीडियो में कवर कर दिया। तो चलिए दोस्त, अगली वीडियो जो हमारी आएगी वो 14वें प्रश्न से स्टार्ट किया जाएगा। तो अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बाद। तो चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।